नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी बाजार में एनर्जी पैक में काफी उथल पुथल मची हुई है। कल हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की तेजी की, तो आज वापस से कच्चे तेल की चाल बदलती हुई दिखी है। दरअसल ओपेक के फैसले के बाद क्रूड में हमने दबाव आते हुए देखा है। तो क्या रहेगी क्रूड की चाल यहां से, इसको समझेंगे। साथ ही बातचीत करेंगे सोने चांदी की कि क्या यहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। हम लगातार सुस्ती, ऊपरी स्तरों से नरमी देख चुके हैं। क्या ये लेवल्स एंट्री लेने के हैं या फिर अभी और रुकना है, इस पर करेंगे हम फोकस। और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे व्हीट और राइस की, क्योंकि रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद व्हीट इस बार ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कमी हो सकती है। तो क्या इंपैक्ट होगा प्राइसेस पर, इस पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में। आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता हैं, मोतियाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने हैं, एनटीडी ट्रेडिंग के फाउंडर नीलेश देदिया, और साथ ही व्हीट और राइस पर बातचीत करने के लिए आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले तो कच्चे तेल की ही बात कर लेते हैं। हमने देखा कि ओपेक के डिसीजन आने के बाद कच्चे तेल पर दबाव आते हुए देखा। कल 3% प्राइसेस बढ़े थे ब्रेंट के, और आज वापस जो भाव है वो $95 के नीचे के आसपास कारोबार करते हुए दिख रहा है। घरेलू बाजार में 7100 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से फर्दर चाल क्या रह सकती है। अगली ओपेक मीटिंग 5 अक्टूबर को होगी। लेकिन किशोर, पहले तो आपकी कमेंट चाहिए। जो ओपेक का डिसीजन आया है कि अक्टूबर में 1 लाख बीपीडी उत्पादन कम करेगा ओपेक देश, और सितंबर में ही इनफैक्ट ये उत्पादन बढ़ाया गया था, तो अब आप इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल के हिसाब से? क्योंकि ओपेक की मीटिंग तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन हर रोज हम चर्चा करते हैं बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। फिर चाहे वो ईरान न्यूक्लियर डील हो, डिमांड कंसर्न्स हो, कोरोना के नए केसेस जो आ रहे हैं चाइना में, वो ही क्यों ना हो। फिलहाल कैसे देखते हैं आप ओपेक की अनाउंसमेंट्स को, और क्या व्यू प्राइसेस पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। पहली बात यह है कि जो कट है 100,000 बैरल्स, जो 1 लाख बैरल का, जो आपने सही बताया। ओवरऑल अगर आउटपुट देखें, डेली प्रोडक्शन लेवल्स मतलब 100 मिलियन बैरल्स के ऊपर रहता है, विच इज़ लाइक 10 करोड़ बैरल दिन का होता है। उसमें 1 लाख बैरल बहुत ही बड़ा मायने नहीं रखता है, नंबर वन, राइट। सो ये बेसिकली एक लिप सर्विस हो गया। और मेरा हालांकि ओपिनियन भी वही था कि कुछ बड़ा कट नहीं कर पाएंगे अभी, बिकॉज दो चीजें, एक साइड वॉर टॉर्न यूरोप में रिसेशनरी फियर्स है, दूसरे से चाइना कोविड रिलेटेड डिमांड फियर्स है। सो ओवरऑल रिसेशनरी फियर्स थोड़ा ज्यादा आपको पकड़ के रख रहे हैं। और जो बिकॉज जो प्रोडक्शन कट जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए आपको मार्केट में जो करेक्शन फर्दर देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो डाउनफॉल है फिलहाल के लिए थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉब्ली 7,000 7,025 तक इंडियन मार्केट्स में लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो प्राइसेस थोड़े और हल्के हो सकते हैं। हालांकि ओपेक ने जो कटौती की है वो इतनी बड़ी कटौती नहीं है, और आमतौर पे ओपेक में की मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आएगा ये पहले से एंटिसिपेट मार्केट करना शुरू कर भी देता है। तो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से और बहुत दूसरी डेवलपमेंट्स हैं जो ड्राइव कर रही हैं। अब एक बार चार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। नीलेश देदिया हमारे साथ मौजूद है एनटीडी ट्रेडिंग से। नीलेश नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, क्रूड को तो आप काफी रिलीजियसली फॉलो करते हैं, डेवलपमेंट्स को भी वॉच करते हैं, अभी क्या व्यू दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को कच्चे तेल पर? नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार सभी सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को। तो देखिए दीपाली जी, क्रूड में छोटा मोटा बाउंस आया है, और नाइमेक्स WTI की बात करें तो अभी 88 चल रहा है। तो ये बाउंस करीबन 92 93 तक जा सकता है। हालांकि ये बाउंस में मेरे हिसाब से फंसना नहीं चाहिए, और क्रूड की जो लंबी चाल है वो नीचे की तरफ ही है। और पहला टारगेट जो रहेगा वो 88 अभी जो चल रहा है वो तोड़ने के बाद 85 और नीचे में 75। यहाँ पे हम MCX की बात करेंगे तो वो करीबन 6800 से लेके 6400 ये लेवल्स रहेंगे क्रूड के। ऊपर में हमको 7200 से लेके 7350 तक सेल करना है, स्कैटर्ड वे में इसको सेल करना है। ये रणनीति है दीपाली जी। ये 6400-6500 की जो आप बात कर रहे हैं नीलेश, ये क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली लेवल्स आते हुए आप देख रहे हैं?
मुझे लगता है ये मंथ एंड तक आ जाने चाहिए ये। ओके। तब तक ये अनुज, यूएस जो फिलहाल के फैक्टर्स हैं कच्चे तेल के, वो लगता है आपको 6400-6500 तक ले जा सकते हैं एमसीएक्स पर कच्चे तेल को? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड में हमने पिछले महीने से एक अच्छी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी। हालांकि कल जो ओपेक का डिसीजन आया है उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर रुका है। हालांकि हमने अभी लेटेस्ट देखा था कि करीबन 6,900 तक लेवल गए थे, वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। तो एक शॉर्ट टर्म में जो ये न्यूज़ आया है ओपेक का, इसका एक नीजक रिएक्शन हम देख सकते हैं कि प्राइजेस एक ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 100 से 150 रुपए की तेजी यहाँ पर आ सकती है। मीन समवेयर अराउंड $97 तक आपका ब्रेंट का प्राइस आ सकता है। मगर जिस तरीके से हमने लास्ट मंथ में गिरावट देखी, तो मेरा मानना है कि अगेन सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। तो अगर प्राइस $97 तक आते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि इंट्राडे के लिए किसी को अगर ट्रेड लेना है तो वो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, मगर अगर इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है तो $97 के आसपास ले सकते हैं। एमसीएक्स की अगर बात करें तो करीबन 7,400 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। इनिशियली अगर हम नीचे की साइड देखें तो $90 ब्रेंट में और WTI में करीबन $85 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि एमसीएक्स में करीबन 6,800 के आसपास का रहेगा। 6,800 अगर ब्रेक होता है तो नीचे करीबन 6,400 तक के लेवल, 6,500 तक के लेवल देख सकते हैं। और मेरा ही मानना है कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो सितंबर मंथ में आपको एक बार अगेन डिप दिखा सकते हैं। अगर 6,800 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको सेम मंथ में ही करीबन 6,500 तक के लेवल देख सकते हैं। तो हमारा मानना है कि नीचे ब्रेंट $87 तक के लेवल को छू सकता है और WTI $82 के लेवल को आ सकता है। ओके। तो नीलेश जी का भी कन्विक्शन वही है, इस मंथ के एंड तक 6400-6500 के लेवल्स देख रहे हैं। अनुज ने ही बताया कि 6800 अगर ब्रेक होगा तो 6400 भी जा सकता है, 6500 इनफैक्ट अनुज बोल रहे हैं। अच्छा नीलेश जी, एक तो नेचुरल गैस पर भी बताइए, यहाँ हमने बहुत सारी अगेन डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, यूरोपियन कंसर्न्स हैं जिसके कारण प्राइसेस इतना बढ़े हैं। गैस वायदा यूरोप में अगर आप देखेंगे 14% से ज्यादा उछाल वहां देखने को मिला है। घरेलू बाजार की बात करें तो लगातार तेजी के बाद प्राइसेस थोड़ा सा सुस्ता है और अभी भी 700 के नीचे आए हैं। डिप्स पे खरीदना चाहिए या कोई और व्यू है? नेचुरल गैस में व्यू बुलिश है दीपाली जी। करीबन अभी प्राइस जो चल रहा है वो करीबन 700 के करीब है। तो इसका जो एसएल रहेगा या स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 665 का रहेगा और मुझे फिर से एक नया हाई दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की हम बात करेंगे तो वो करीबन $10 से $12 का उसका प्राइस दिख रहा है। ये करीबन मार्च एंड का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ और 8 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में मुझे अभी फिलहाल। ओके। किशोर, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर? ऐसे नेचुरल गैस अभी फिलहाल के लिए आपको यूरोपियन प्ले बहुत बड़ा है। सो जहां तक नॉर्थ स्ट्रीम बंद हो गया, सो यूरोप इज स्ट्रगलिंग टू रीफिल देयर इन्वेंट्रीज। सो आपको ऑल्टरनेट एलएनजी जो अवेलेबल है वो यूएस गैस है। सो जो हम लोग एमसीएक्स में जो ट्रेड करते हैं यूएस गैस ट्रेड करते हैं। हाल फिलहाल के लिए इसमें तेजी बने रहेगा बिकॉज सेंटिमेंटल भी तेजी है, एक्चुअल फिजिकल डिमांड भी तेजी है बिकॉज ये इन्वेंट्री भरने के समय है। जैसा आगे जो विंटर का प्रिपरेशन में इन्वेंट्री भरेंगे। सो और दूसरी साइड है कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स काफी हद तक एक्टिवेट किया गया है, न्यूक्लियर फ्यूल ऑल्टरनेट एक्टिवेट किया गया है यूरोप में। कहीं ना कहीं ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट हो रहा है विद इन द यूरोप ऑन द गैस यूसेज। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म यस तेजी बरकरार रहेगा, बट लंबे अवधि में इसमें सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है। तो ये प्राइसेस पर व्यू मिला आपके नेचुरल गैस की। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए बात सोने चांदी की भी कर लेते हैं। थोड़ी रिकवरी आपको चांदी और सोने में आज दिखाई देगी। चांदी ज्यादा रिकवर हो रहा है क्योंकि बेस मेटल्स में भी जो रिकवरी है लोअर लेवल से, उसका भी एक सेंटिमेंटल सपोर्ट चांदी को मिल रहा है। फिलहाल 1% के आसपास भाव ऊपर है, 53,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है और गोल्ड वहीं आपको 50,600 के नजदीक ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। किशोर, क्या रहा है गोल्ड सिल्वर पर? इनफैक्ट क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं इस समय दोनों ही कमोडिटीज पर, क्योंकि एक करेक्शन के बाद अब प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं मौजूदा लेवल्स के आसपास, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुके हैं। क्या करना चाहिए इन स्तरों से? दो न्यूज़ इसको थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट किया है हाल फिलहाल के लिए। जो पिछले फ्राइडे का जो जॉबलेस नंबर्स है, जो
जो जॉबलेस रेट जो है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हल्का सा बढ़ के आया है, वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना कैसे पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन के लिए कि लेबर फोर्स जो है वो बहुत ही टाइट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स नहीं है, इसकी वजह से वेजेस बढ़ रहे हैं, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हाल फिलहाल के लिए इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हल्का सा 3.7% हो गया था। वो बोल रहा है कि देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स स्लाइटली बढ़ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव फॉर गोल्ड, बिकॉज की रेट हाइक्स के लिए रीथिंकिंग हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जो ये नॉर्थ स्ट्रीम बंद होने के बाद जो यूरोपियन क्राइसिस जो एस्केलेट हुआ है फर्दर, उसके वजह से सेफ हेवन डिमांड थोड़ा बढ़ गया है। सो मेरे हिसाब से दोनों गोल्ड सिल्वर में बाय साइड रहना चाहिए। गोल्ड में अक्टूबर वायदा 50,500 के आसपास इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, 50,350 का स्टॉप लॉस, ये बहुत ही छोटा सा कॉल है 50,800 का टारगेट के लिए। जहां तक सिल्वर है 53,700 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 53,400 का स्टॉप लॉस और 54,500 का टारगेट के लिए। सो दोनों मेटल्स हल्का सा पॉजिटिव है। ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत ही बड़ा डायरेक्शनल मार्केट नहीं है। तो रेंज बाउंड मोमेंटम है और रेंज बाउंड ट्रेड्स ही इनफैक्ट हमने सोने चांदी दोनों में ही आते हुए देखे हैं। लेकिन मेटल्स की बात कर लेंगे, लेड आपको 1% ऊपर दिखाई देगा, कॉपर में 1% की मजबूती है, जिंक 0.1% ऊपर है, तो यहाँ थोड़ी रिकवरी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। एल्यूमिनियम अगेन हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। नीलेश, अगर आप कनेक्टेड हैं तो मेटल्स पे भी बताइए, चार्ट्स पर कोई ऐसा कन्विक्शन आपको मिल रहा है किसी बेस मेटल में जहां पर उछाल पर बेचना चाहिए या डिप्स पे लेना चाहिए? दीपाली जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि डॉलर इंडेक्स में एक रिवर्सल का पैटर्न दिख रहा है। तो वो करीबन 110-25 का जो लेवल था वो छू के, वो हमारा टारगेट था, वो अचीव ऑलमोस्ट हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर ये मोमेंटम नीचे की ओर कंटिन्यू रहता है तो हमें बेस मेटल्स में जैसे कॉपर है, आपका जिंक है, आपका एल्यूमिनियम है, इसमें सारे में 10 से 15% के मूव मिल सकते हैं। मेरा DXY का जो टारगेट है वो करीबन 104.5 का है। और अगर ये मोमेंटम नीचे की ओर कंटिन्यू रहा तो DXY में काफ़ी अच्छा बड़ा वाला फॉल आ सकता है। देखेंगे हम यूरो USD और पाउंड USD कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर भी आगे की रणनीति डिजाइन होगी इसकी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा। बेस मेटल यहाँ से 10-15% की उछाल की संभावना है। ओके, 10 से 15% उछाल की संभावना इन लेवल से। हालांकि बेस मेटल्स आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से हल्के तो काफी हुए हैं। ये ट्रेंड आप देख भी रहे अपने स्क्रीन पर, पिछले 1 साल या 1 महीने में क्या चाल रही है बेस मेटल्स की। अनुज, आप कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे क्या बेस मेटल से? दीपाली जी, कल हमने बेस मेटल में एक रिकवरी आते हुए देखी थी। पर्टिकुलर हमने कॉपर के अंदर एक रिकवरी का ट्रेंड देखा था। इवन हमने देखा था कि एल्युमिनियम के अंदर भी लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो हमने लास्ट वीक गिरावट देखी थी वो एक अपसाइड बाउंस में आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से स्टिमुलस की बात चल रही है वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरीके से हमने गोल्ड सिल्वर में रिकवरी आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड के तौर पर एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो कॉपर के अंदर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट लोअर लेवल पे थी, ओवरसोल्ड जोन में थी लास्ट वीक पे, वहां से रिकवर हुई है। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 640 के आसपास। 634 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 652 तक हो सकता है। वहीं एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 202 के आसपास खरीदारी करें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 206 तक हो सकता है। तो बेस मेटल सभी एक लोअर ट्रेंड में थे, ओवरसोल्ड जोन में थे। हमें लगता है कि एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, जो कि आगे चलकर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमारी कॉल बाय का रहेगा कॉपर और एल्युमिनियम में। ओके, तो कॉपर और एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह है, रिकवरी थोड़ी आ सकती है, यही सजेशन है। और नीलेश भी वही इंडिकेट कर रहे थे। शुक्रिया नीलेश जी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। किशोर, आपका भी शुक्रिया। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अनुज हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के साथ फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे व्हीट की। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।
अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहाँ पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई, तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की, और यहाँ से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगी, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहाँ से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी। 3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008 में और 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में, और यहीं से टेलीकॉम क्रांति जो है उसमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और एक बहुत जोरदार रफ्तार जो है वो हमने देखी। आज की स्थिति आपके सामने है, जबकि आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर बात करेंगे अब गेहूं की। दरअसल FCI का गेहूं का जो स्टॉक है वो 14 सालों के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। हालांकि चावल के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में क्या कीमतें क्या रह सकती हैं, खासकर त्योहारों के मौके पर क्या गेहूं चावल आपकी जेब काटेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो गेहूं पर ही बातचीत कर लेते हैं। जो आंकड़े सामने हैं उसके मुताबिक जो FCI का गेहूं का स्टॉक है वो गिरकर सिर्फ 250 लाख टन रह गया है, जो कि 14 साल के निचले स्तरों पर है। आशंका यह है कि 1 अक्टूबर तक जो स्टॉक है उसमें और गिरावट आने की संभावना है और ये 250 लाख टन से घटकर 229 लाख टन रह सकता है। तो पहले तो ये बताइए स्टॉक की सप्लाई साइड पर फिलहाल स्थिति कैसे दिख रही है। नमस्कार दीपाली जी।
देखिए इस बार क्या हुआ है, जो गेहूं का जो लोकल प्रोक्योरमेंट था, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 245 लाख टन लास्ट ईयर से घटकर 188 लाख टन हुआ है। तो इस वजह से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक घटा है और साथ ही जो गेहूं उत्पाद और गेहूं का जो निर्यात हुआ था उस वजह से भी हमारे पास स्टॉक की थोड़ी सी कमी है। 1 अगस्त को केंद्रीय पूल में करीब 266.45 लाख टन स्टॉक गेहूं का उपलब्ध था, जो 1 जुलाई को 285 और 1 अगस्त 2021 यानी पिछले वर्ष 564 लाख टन था। यानी पिछले साल से गेहूं का स्टॉक 300 लाख टन और जुलाई से 18.65 लाख टन कमजोर है। जून 2021 में पीक जो स्टॉक था हमारा वो 603 लाख टन था गेहूं का, और जो जनवरी 2022 में 330.12 लाख टन। तो सभी आंकड़े अगर आप देखें तो सभी के अंदर आंकड़ों में आपको लास्ट ईयर से लास्ट मंथ से गिरावट आती दिखाई देगी, जिसका मुख्य कारण देश में जो उत्तर भारत में जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से उत्पादन घटना है। अगर मंडियों के भाव की बात करें तो अभी यूपी, राजस्थान, दिल्ली गेहूं जो है 2490 रुपए, एमपी 2470 रुपए के आसपास है। कल बाजार 25 रुपए घटा था और इंदौर मंडी में आज भी बाजार 25 रुपए घटकर 1975 से 2225 रुपए है। गुजरात की मंडी में गेहूं 2000 से 2450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। और इस साल जो एमएसपी थी 2015 रुपए प्रति क्विंटल थी। और अभी देखा जाएगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो आपके 30 सितंबर तक ही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको अगर बढ़ाती है नहीं बढ़ाती। तो ओवरऑल गेहूं का स्टॉक जो है थोड़ा तो फिर प्राइसेस का फर्दर क्या ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि आगे तो फेस्टिव सीजन भी है, आगे और स्टॉक घटेगा इसकी संभावना भी है, तो क्या प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं? हाँ, लगता है प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन भी अभी चालू होने वाला है और अभी तक ओएमएस स्कीम के तहत जो गेहूं की बिक्री नहीं हो पा रही, तो मिलर्स को ऊंचे भाव पर बाजारों से माल खरीदना पड़ सकता है। अच्छा, संक्षेप में क्विकली एक चावल पर भी आपकी राय चाहिए। फिलहाल तो स्टॉक पर्याप्त दिख रहा है, लेकिन अगेन आशंका यहाँ यही भी है कि 1 अक्टूबर तक थोड़ा स्टॉक कम होगा, प्लस फेस्टिव डिमांड तो है ही, तो स्टॉक घटने की कितनी पॉसिबिलिटी है, प्लस प्राइसेस पर क्या व्यू है चावल के? देखिए चावल की जो भी कीमतें हैं 2040 रुपए एमएसपी से भी काफी ऊपर चल रही हैं सभी मंडियों में, और अराइवल थोड़ी सी वीक है और सोइंग लास्ट ईयर से काफी कमजोर रही है। कुछ राज्य हैं, 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर जो है बारिश औसत से काफी कम है, तो इस वर्ष उत्पादन घट सकता है। अगर आप स्टॉक की बात करें तो 1 अगस्त को 280 लाख टन के करीब स्टॉक उपलब्ध था, और जिसमें मिलिंग का अलग है। मिलिंग अनमिल्ड जो पैडी थी वो 194.57 लाख टन थी। तो अगर आप लास्ट ईयर से देखें तो थोड़ा बहुत चावल का जो स्टॉक है हम कंफर्टेबल जोन में है फिलहाल, और डिपेंड करता है कि अगले सीजन में चावल के क्या भाव रहेंगे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के दौरान। कहीं ऐसा ना हो कि चावल के भाव एमएसपी से ऊपर और गेहूं की तरह चावल की खरीद पर असर पड़े। तो ओवरऑल अभी तक जो है चावल का स्टॉक ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है, बट आगे चल के देखना होगा कि क्या हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अभी जो आगामी सीजन जो आने वाला धान का, इसमें भाव जो है एमएसपी से काफी ऊपर रहेंगे। ओके, तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एमएसपी के ऊपर प्राइसेस रहने की पॉसिबिलिटी है, और गेहूं के प्राइसेस भी फर्दर और बढ़ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। शुक्रिया राहुल आपका अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली अगर अनुज से बातचीत करें तो अनुज, एग्री कमोडिटीज में कॉटन सीड ऑयल केक में एक सेल ऑफ है आज के सेशन में, स्पाइसेस की पॉकेट भी कमजोरी दिखा रही है, क्या सजेशन है, कोई ट्रेड्स इस स्पेस से? कॉटन पैक में क्योंकि आगे अराइवल आती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए हमने पूरे ही एंटायर कॉटन पैक में गिरावट देखी है। हमारा मानना है कि कॉटन पैक में भी और नरमी देखने को मिल सकती है। कॉटन के प्राइस नीचे एक्सपेक्टेड है कि 35,500 तक के लेवल दिखा सकता है एमसीएक्स में, और कॉटन सीड ऑयल केक में एक बार एक्सपेक्टेड है कि 2400 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर जीरा के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि अभी और यहाँ पर नरमी देखने को मिल सकती है, हायर लेवल पर डिमांड कम होने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए, और आगे हम देखेंगे कि जो सोई है वो भी बढ़ सकती है। तो जीरा में गिरावट का ट्रेंड और टर्मरिक में यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए स्पाइसेस के पैक पर, कॉटन सीड ऑयल केक पर। शुक्रिया अनुज जाने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।